जो पीक मैंने देखा एज एन एक्टर वो फेम का पीक था, लाइफ का पीक नहीं था। इस वक्त आज मैं लाइफ के पीक पर हूं, जहाँ पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके खीसे से मुझे आप 1 रुपया भी निकाल कर मत दीजिए, लेकिन मुझसे जो बन पड़ा मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। गलत चक्के में फंसा हुआ है कि बिजनेस भी नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप भी नहीं चल रहे, घर में भी क्लेश चल रहा है, पूरा सब जगह जहाँ देखो डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ऐसा लगता है आत्महत्या कर लो। अब वहां से बाहर कैसे निकलोगे? आप जहाँ पर हो वहां से नहीं होगा। उठो और निकलो, वही शॉर्टकट है। मेरे को देख लो, कहाँ तो 3 पैकेट सिगरेट पीता था, सुबह 4-5 बजे तक जुआ खेलता था, डेली दारू पीता था, मेरा वजन, मेरा फेस इतना बड़ा हो गया था। वो हालत से जब मैंने कुंडलिनी योगा किया, वहां से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, सिगरेट तो छोड़े 10 साल हो गए, दारू भी बंद हो गई। आप बोलो 4 गाड़ियां, बड़ा घर, आलीशान घर, ये जो भी आपको बोलना है बोल लो, सब है ना। लेकिन आप अंदर से ऋषि हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं। और वही जनक था, इसीलिए उस रोल को ना कैसे बोले। ऑलमोस्ट डेली मैसेज आते हैं, जनक 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 जनक। आपने जनक किया तो ऐसा लगा, आज भी देखती हूँ। तो सनातन धर्म जो है उसमें इतनी गहराई है, इतना पावर है कि वो आपको उठाकर सीधा आसमान तक ले जाता है। कि जितने बड़े से बड़े स्कैंडल पूरे वर्ल्ड में, सबसे बुरे, घिनौने, गंदे स्कैंडल वो वेटिकन से आए। सबसे बड़ा पाप धोने का जो एक फॉर्मूला है, पश्चाताप। आप जेन्युइनली रिग्रेट करते हो कि मैंने ऐसा किया। जब मैं ट्रेन में साबुन बेचता था, उस समय मुझे पता था कि मैं करोड़पति हूँ, पता था। ऐसा नहीं था कि काश मैं करोड़पति बन जाऊं, काश मेरे पास इतना पैसा है। काश काश नहीं होता था, वो दिखता था। मैनिफेस्टेशन का मतलब वही है कि आपको वो दिखता है। आपके अंदर इच्छा है, वो इच्छा नहीं रहती, वो बिलीफ बन जाती है कि वो ही होगा। आपको लगता है कि एक जीवन में आप 2 मिरेकल देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, 5 बहुत हो गया। मैं तो रोज देखता हूँ, रोज, और मैं एग्जैजरेट भी नहीं करता। और इस बात का अनुभव जो मुझे होता है, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया ऐसे एक्सपीरियंस करे, और इसीलिए सिखाता हूँ। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे एक्टर हमारे मेहमान बने हैं जिन्होंने एक वक्त पर अपनी एंट्री और अपनी एड फिल्म से धूम मचा दी थी, लेकिन फिर एकाएक 17 साल तक एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया और दुनिया भर में घूमकर कुंडलिनी और योगा सिखाया। है ना दिलचस्प? जी हाँ, ये अब भी इस काम को जारी रखे हुए हैं और एक्टिंग में लौट चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ विजय आनंद की। अगर आपने इन्हें 90s में देखा होगा तो अब देखकर आप चौंक जाएंगे, ये मेरा दावा है। विजय आदिपुरुष, शेरशाह जैसी बहुत सारी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में बहुत ही दिलचस्प किरदार निभा रहे हैं और खुद को रीइन्वेंट करने की एक शानदार मिसाल भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय आपका 1 to 1 विद रिचा पॉडकास्ट में। वेलकम टू द शो। थैंक यू रिचा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर वंडरफुल शो। जब मैंने आपको कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर डिस्कवर किया एज अ योग गुरु, तो मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप वही विजय आनंद हैं जो 90s में कैडबरी एड से लेकर प्यार तो होना ही था और कई आपके हिट गाने भी थे, आप वही हैं। और जब मुझे पता लगा कि यू आर द सेम वन, एंड माय रिएक्शन वाज लाइक, ओ माय गॉड, दिस पर्सन हैज चेंज्ड। ये कैसे हुआ? आई थिंक कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत लकी हो जाते हैं। और लक तो क्या है, मतलब जो आपके कर्म होते हैं उसके हिसाब से आपको आपका नसीब, लकी या अनलकी, उसके हिसाब से होता है। तो आई थिंक कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे कि एक अच्छी लाइफ मिली, और अच्छी लाइफ मिलने के बाद जो एक्सपीरियंसेस मिले उसकी वजह से आई डिस्कवर्ड कुंडलिनी योगा। और जैसे ही कुंडलिनी योगा करना शुरू किया, उसके बाद जो एक लाइफ में चेंजेस आई, उन चेंजेस की वजह से मुझे एक एहसास हुआ कि अब ये चेंजेस मुझे सारी दुनिया के साथ शेयर करनी चाहिए। इसलिए मैं अब तक इतनी कंट्रीज़ में जा चुका हूँ, मेक्सिको, चाइना, यूरोप, रशिया, जहाँ से भी मुझे बुलाते हैं सिखाने के लिए। जबकि मेरा बिज़नेस आर्ट का है, मैं आर्ट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, अभी भी एक्टिंग करता हूँ, पिछले हफ्ते भी एक बस शूटिंग। तो जबकि वो प्रोफेशन है, लेकिन एक जो सेवा होती है, क्या है, दान अलग अलग किस्म का होता है। ऐसा नहीं कि आपने 1 करोड़ रुपए का चेक काट दिया तो वो दान हो गया। सबसे बड़ा दान जो माना जाता है वो है आपका समय, क्योंकि पैसे तो वापस आ जाएंगे, समय कहाँ से वापस आएगा। राइट। तो मेरी जो सेवा है, मुझे जो दान पिंड करना है, मुझे जो देना है एज अ थैंक यू, एज अ धन्यवाद टू द सृष्टि, वो मेरा समय है और वो मैं देता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विजय, जैसे क्योंकि अब आप एक्टिंग में वापसी कर चुके हैं, मैं इसकी भी कहानी जानना चाहती हूँ कि जब आपने सिया के राम
में वापसी की 17 साल के बाद, तो क्या क्या मन में आया कि अब मुझे लौटना चाहिए? मुझे नहीं लौटना था। अच्छा। मैं तो टाइम पास करने चाय पीने चला गया डायरेक्टर के साथ। मैं तो सब जो भी बुलाता था मैं मिलने, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मिलने चले। बहुत सीनियर डायरेक्टर है निखिल सिन्हा, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। चले गए मिलने। उन्होंने जब रोल समझाया, मैं बोला भाई योगा सिखाते हैं क्लास में कितने जन होते हैं? 100, 150, 400, 500। यहाँ पे लाखों लोग देखेंगे आपका जो एक सात्विक प्रवचन है। जनक क्या था? राज ऋषि। और ये मेरी भी फिलॉसफी है कि अगर आप अमीर हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, आप फिर भी ऋषि हो सकते हो। और जनक का वही कैरेक्टर था जो मेरा कैरेक्टर है लाइफ में। आज मैं भी राजा का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मतलब आप बोलो 4 गाड़ियाँ, बड़ा घर, आलीशान घर, ये जो भी आपको बोलना है बोल लो, सब है ना। लेकिन आप अंदर से ऋषि हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं। और वही जनक था, इसीलिए उस रोल को ना कैसे बोले। तो जब वो रोल, अच्छा डायरेक्टर भी वो बोलते हैं अपनी सेक्रेटरी को कि स्टार को फ़ोन करो, उनको बोलो जनक जी फाइनल हो गए। और ये मत बोलना कि कोई एक्टर फाइनलाइज किया, उनको बोलो हमें जनक जी मिल गए। हाउ स्वीट। तो अभी इस बात को कितने 8 साल हो गए, 10 साल हो गए। आज भी, कल भी मुझे मैसेज आया, परसों भी मैसेज आया, ऑलमोस्ट डेली मैसेज आते हैं जनक 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 जनक। आपने जनक किया तो ऐसा लगा। आज भी देखती हूँ, हमने 6 बार देखे, किसी ने 7 बार देखे, बोला आप ही के लिए देखते हैं। और वही हुआ, जब सीता की शादी हो जाती है तो सीता घर चली जाती है, हाँ, राम के साथ। तो अब जनक जी का रोल, मुझे तो फेयरवेल पार्टी दी गई थी कि भाई आपका रोल ख़त्म हो गया। तो उस समय टीआरपी थी अच्छी, जो उस दिनों की होती थी, अच्छी खासी टीआरपी थी, स्ट्रांग थी एकदम। और जब सीता निकल गई, शादी हो गई, जनक जी को फेयरवेल पार्टी हो गई, केक काट दिया, जनक जी बॉम्बे आ गए क्योंकि हमारी छुट्टी हैदराबाद में होती थी। उसके 2 हफ्ते बाद टीआरपी ड्रॉप हो गई। और उन्होंने फिर मतलब हपड़ा दपड़ी मच गई स्टार में। बोला है क्या भाई, क्या हुआ सडनली क्यों टीआरपी ड्रॉप हो गई? क्योंकि पहले उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने रिसर्च किया पूरा, और सबने यही बोला जनक जी नहीं है तो हम क्या देखेंगे। तो फिर जनक जी वापस आए। अब हर एपिसोड में सीता सोच रही है अपने बाप के बारे में, कोई फ्लैशबैक आ रहा है, बाप ने ऐसा किया था, बाप ने वैसा किया था। या फिर बाप सोच रहा है सीता के बारे में, सीता के रूप लेके रो रहा है, सीता को लेके ये बात कर रहा है। तो वो कंटिन्यू लास्ट के एपिसोड तक फिर जनक जी रहे। यहाँ तक कि जब सीता जी वापस शी गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द, उस सीन में भी मैं दिखाया, मुझे लास्ट तक दे केप्ट मी। तो वो रोल ही ऐसा था। अभी आप पूछ रहे हैं कि आप एक्टिंग में क्यों आए, ऐसे रोल का दिल में तो एक पैशन, ऑलमोस्ट 20 साल एक्टिंग की ना मैंने, एंजॉय किया इसीलिए की ना। तो जब ये ऐसा रोल आए तो वो जो अंदर की आत्मा में जो एक्टर घुसा हुआ है, तो वो ऐसे रोल को ना कैसे बोलेगा। और फिर उसके बाद जैसे ही बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन फॉर स्टार, बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन इधर उधर जैसे ही आने शुरू हुए, फिर और रोल आने शुरू हो गए। फिर इस रोल को देखो यार, इसकी शूटिंग तो केप टाउन में है। करणजीत कौर की शूटिंग केप टाउन में थी। मुझे घूमने का तो शौक है ही, आज तक 84 कंट्रीज जा चुका हूँ। हाँ, अब वो केप टाउन में 2 महीने की शूटिंग, मतलब आपको फ्री हॉलीडे मिल रहा है कि नहीं। और रोल भी इतना अच्छा था। चलो फिर उसके बाद वो शेरशाह, इतना मतलब कियारा आडवाणी मेरी फेवरेट, सिद्धार्थ मल्होत्रा मेरा फेवरेट, डायरेक्टर मेरा फेवरेट, करण जौहर की फिल्म, उसको ना कैसे बोलेंगे आप। ऐसे करके 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 चलते। आदि पुरुष और बहुत कुछ। आदि पुरुष में फ़ोन आया कास्टिंग डायरेक्टर का, तो मैंने हेलो बोला, तो बोले सर ना नहीं बोलोगे। तो मैं समझ गया, मतलब गड़बड़ है। मैं नहीं कर रहा। बोला नहीं सर आप प्लीज़ आप ना नहीं बोलेंगे। मैंने नहीं, मुझे नहीं करना, जो भी है मुझे मत बोला भी मत। बोला सर बहुत बड़ी फिल्म है। मैंने तो क्या, मैं कुछ गड़बड़ा मेरे को मालूम है। मैंने क्या प्रॉब्लम क्या, पहले ये बोल। तो बोलते सर एक ही सीन है। मैंने मुझे नहीं करना। मतलब मेरी बात तो सुनो, मैं फ़ोन रख डाला। बोला नहीं सर मेरी बात तो सुनो। मैंने क्या बोलना है? बोला सर आपसे कैमरा शुरू होगा और आप ब्रह्मा का रोल कर रहे हैं। और मेरे फेवरेट डायरेक्टर ओम राउत, और सीन किसके साथ? सैफ। और मेरी पहली फिल्म जो मेरी होनी थी, यश नहीं थी, वो सैफ के साथ 2 हीरो वाली एक स्टोरी थी, जिसके लिए मैं और सैफ साथ में 2 महीने रहे थे। उन्होंने फाइट क्लासेस की, हॉर्स राइडिंग की क्लासेस की, एक्टिंग की क्लासेस की, कॉमेडी की क्लासेस की, वो सब। तो एक रिलेशनशिप था सैफ के साथ। तो सैफ के साथ वो एक सीन, ऊपर से ओम राव डायरेक्टर, ऊपर से इतनी बड़ी फिल्म, और सबसे बड़ी बात ब्रह्मा का रोल। तो ना कैसे बोले,
तो इसी तरह से एक रोल के बाद और आप बिलीव नहीं करेंगे जितना काम आप मुझे देखते हैं करते हुए, कितना काम को मैं नहीं बोलता हूँ, कितने काम को मैं नहीं बोलता हूँ, वो उससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है। तो यू आर वेरी सिलेक्टिव कि आप कौन से रोल्स करें, क्योंकि अब प्रोफेशन नहीं है ना मेरा, वो शौक है। प्रोफेशन मेरा आर्ट बिजनेस है, जो पेंटिंग का बिजनेस जो मेरा है, इन्वेस्टमेंट के लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, वो पैसे को डबल कैसे करें, ट्रिपल कैसे करें, वो एक इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है। आज इंडिया के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट में मेरा नाम आता है। तो वो है ना मेरा प्रोफेशन। एक्टिंग प्रोफेशन नहीं है, एक्टिंग पैशन है, शौक है। और स्पिरिचुअलिटी आपकी सर्विस है, सेवा, स्पिरिचुअलिटी सेवा है। क्योंकि मुझे जो अनुभव हो रहा है, जो आप जिसको आप चमत्कार कहते हैं, मिरेकल्स, आपको लगता है कि एक जीवन में आप 2 मिरेकल देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, 5 तो बहुत हो गया। मैं तो रोज़ देखता हूँ, रोज़, और मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा। मिरेकल जिसको बोलते हैं मेरे लाइफ में रोज़ होते हैं, और इस बात का अनुभव जो मुझे होता है, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया इसे एक एक्सपीरियंस करे, और इसीलिए सिखाता हूँ। और क्या है मेरा, और क्या स्वार्थ हो सकता है। देखो क्या होता है ना कि एक गुरु है, बहुत बड़ा ईगो वर्ड हो जाता है ना, और टीचर है, तो लोगों को क्या है ना, एक कि यार जिसको शंका करनी है, बोला यार इसको फेम चाहिए। अरे भैया, अगर फेम चाहिए तो एक्टिंग ज़्यादा करूँगा ना। अभी 10 फिल्मों का नाम बोला है। तो फेम के बाद छोड़ दिया था, आई थिंक जो एक बहुत बड़ा जब प्यार तो नहीं था, छोड़ा था। हाँ, वो फेम का पीक था। एग्जैक्टली। वहाँ से उसको ठोकर मार के जब मैं निकल सकता हूँ, तो आपको लगता है मुझे फेम चाहिए, इसके लिए टीचर बनाऊँ। पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ी थी, आपने शायद HT को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने कहा कि आपकी वॉइस की डबिंग कर दी गई, प्यार तो होना ही था फिल्म में, उससे आप काफ़ी हर्ट थे। इज दैट राइट? मेरे जीवन में कुछ भी बुरा हुआ ही नहीं है, जो कुछ भी हुआ बट अच्छे के लिए इज द हुआ। इंसिडेंट राइट? क्या ऐसा हुआ था? ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट ये है कि आज मैं जहाँ हूँ, एक फिलोसोफर है नीत्शे करके, जर्मन फिलोसोफर, उनका कहना है कि आज आप जहाँ पर खड़े हो, जिस मुकाम पर हो, आप पीछे जब मुड़कर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ ये होता तो और बेटर होता, या अगर कुछ ऐसा होता तो और बेटर होता। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, जो कुछ भी हुआ, आज मैं जहाँ पर भी खड़ा हूँ मेरे लिए बेस्ट था, और जहाँ पर मैं अब खड़ा हूँ, जो मेरी सोच है, जो मेरी सक्सेस है, जो मेरी पावर है, वो बेस्ट है, तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। पार्ट ऑफ अ बिग गेम। पार्ट ऑफ अ बिग गेम। इसमें किसी ने आपके साथ बुरा नहीं किया, किसी ने आपको चोट नहीं पहुंचाई, किसी ने आपको पीठ में छुरा नहीं भोंका। बट उस टाइम लगा था ऐसा कुछ हुआ? अब आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है, आप इवॉल्व कर चुके हैं, आप एक स्टेज पर हैं जहाँ पर इसको आप एक अलग नज़रिए से देखते हैं। उस टाइम हाँ, इसीलिए एक्टिंग छोड़ी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो भी आप, अभी प्रॉब्लम क्या है ना, लोग ये समझते नहीं कि आपके साथ जो बुरा हो रहा है वो आपके लिए अच्छा हो रहा है। आप उसको बुरा मान लेते हो और उस बुराई को अपना लेते हो, और उस बुराई के साथ अपना सारा जीवन बिता देते हो। मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ जब बुरा होता है, मैं उस बुराई में एक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि इससे मेरे को क्या फ़ायदा हो सकता है, मैं इसके ऊपर कैसे जा सकता हूँ। किसी ने मेरी इंसल्ट की, मुझे कुछ बुरा भला कहा या मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अब उससे बदला कैसे लूँ या उसको कैसे हानि पहुँचाऊँ। मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को इतना ऊपर ले जाता हूँ कि जिस आदमी ने मेरे साथ बुरा किया उसको मैं पीछे देखूँ तो वो इतना पीछे रह गया कि वो दिखे भी नहीं मुझे। तो वही होता है कि एक नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको जीवन का रहस्य समझना है। क्योंकि नेगेटिविटी सबके साथ होती है, हर एक इंसान, जीसस क्राइस्ट के साथ भी हुई, भगवानों के साथ भी हुई। जब भगवान के साथ नेगेटिविटी हो सकती है तो आप कौन है, मैं कौन हूँ? आप उस नेगेटिविटी को अपना लेते हो, उस बुराई को अपना लेते हो और ज़िंदगी भर उसमें सड़ जाते हो, मर जाते हो, या उस बुराई के ऊपर उठकर उसका फ़ायदा उठाकर एक लार्जर देन लाइफ इमेज हो जाती है आपकी। वो आपके ऊपर है। आई थिंक एक बड़ा डीप गहरा विचार है जो अगर लोगों को समझ आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती हैं।
अगर हम आपके कमबैक की बात करें विजय, तो जब आप एक पीक पर थे और अब क्या फ़र्क आप देखते हैं, क्योंकि आपने एक लंबा समय इंडस्ट्री के बाहर बिताया. व्हाट चेंजेस डू यू सी फ्रॉम व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू? फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको लगता है कि हाँ अब बहुत फ़र्क आ गया है, नो, एज एन एक्टर, एज एन एक्टर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल. जो पीक मैंने देखा एज एन एक्टर, वो फेम का पीक था, लाइफ का पीक नहीं था. इस वक्त आज मैं लाइफ के पीक पर हूँ, जहाँ पर मुझे एक मेंटल कंटेंटमेंट जिसको बोलते हैं. देखो कंटेंटमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है. अगर आप बोलो कि आपके पास 1 करोड़ बैंक में है या 100 करोड़ बैंक में है या 1000 करोड़ बैंक में है, जब तक जिस मुकाम तक आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन नहीं आती, कंटेंटमेंट नहीं आती कि मेरे पास काफ़ी है, रब तेरा शुक्र, जब तक वो भाव नहीं आता, ग्रैटिट्यूड नहीं आता, तब तक आप गरीब ही हो, भिखारी हो. मैंने देखा है कि आपके सारे वीडियोस में जब आप एंड करते हैं तो आप सतनाम ज़रूर बोलते हैं, उस बारे में बताइए. अलग अलग मीनिंग्स हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं. मैं जब बोलता हूँ मेरा क्या मतलब है वो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आई कम टू यू इन ट्रूथ. मैं आपके पास ईमानदारी में आया हूँ. मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए. आपके खीसे से मुझे आप 1 रुपया भी निकाल कर मत दीजिए, लेकिन मुझसे जो बन पड़ा मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ. जब मैं आपको सतनाम बोलता हूँ, मेरे दिमाग में मेरी आत्मा से ये आवाज़ निकलती है, ये एक मैनिफेस्टेशन निकलता है कि मैं आपके पास सच्चाई में आया हूँ, सत्य में आया हूँ. मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए. मैं आपके लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ. आप रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से देखते हैं? क्या स्पिरिचुअल होने के लिए रिलीजियस होना ज़रूरी है, या हर रिलीजियस इंसान स्पिरिचुअल होता है या हो सकता है? मेरे नज़रिए में रिलीजन जो है वो बेड़ियाँ हैं. आप रिलीजियस नहीं हैं? बिल्कुल नहीं. ओके. मंदिर को मानता हूँ क्योंकि मंदिर का एक वास्तु होता है, एक एनर्जी होती है. एनर्जी होती है उसकी. जिस स्थान पर उसकी स्थापना होती है, उस स्थान की आप अंदर जाते हैं तो जब आप बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो वो आपके सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करती है. हाँ, जब आप जाकर आप श्रद्धा से किसी मूर्ति को जिसमें पावर है उसके ऊपर दूध चढ़ाते हैं, तो उसके अंदर आपका वो एक पूरा सिस्टम है वो. लेकिन अगर आप बोलें कि जैसे कि मैं चर्च में था, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, तो वहाँ पे बोलते थे कि जैसे ही आप चर्च में जाओ तो आपको बोलना पड़ता है कि फॉरगिव मी फादर आई हैव सिन्ड. अरे 7 साल का बच्चा है, क्या पाप किया उसने यार? जिंदगी भर आपको चर्च में जाके यही बोलना है, फॉरगिव मी फादर आई एम अ सिनर, फॉरगिव मी फादर आई एम अ सिनर. तो वो स्पिरिचुअलिटी के विपरीत है. स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ एक ही पाप है, वो किसी का दिल दुखाना है. बाकी सब एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव है. अच्छाई बुराई होती रहेगी, आपको बैलेंस करते रहना. तो रिलीजन में जो एक बेड़ियाँ जो आपके पैरों में पड़ जाती हैं आपको कि ये उपवास करना है, ये ऐसा करना है, वहाँ पे चंदा देना है, और वो पंडित जी के पैर छूने हैं क्योंकि वो ब्राह्मण है, बस और कुछ नहीं है उसमें. तो वो जो एक रूल्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो. जैसे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें फॉर एग्जांपल, तो रिलीजन में मंत्र भी आते हैं, रिलीजन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपकी एनर्जी को उठाती हैं, दे एलिवेट योर एनर्जी. मंत्र रिलीजन नहीं है. मैं खुद, हमारे कुंडलिनी योगा में बहुत सारे मंत्र हैं जो मैं खुद रिलीजियसली चांट करता हूँ. मतलब मुझे इतना शौक है मंत्र का. तो सनातन धर्म जो है उसमें इतनी गहराई है, इतना पावर है कि वो आपको उठाकर सीधा आसमान तक ले जा सकती है. तो वो प्रॉब्लम उसका नहीं है, प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन का है. वही जैसे मैंने कहा कि आपको मैं कुंभ मेले में मुझे बुलाया गया था एक स्पीच देने के लिए. तो मेरी स्पीच के पहले एक गुरु जी थे, मैंने उनकी स्पीच सुनी 40 मिनट तक. मैं जल्दी चला गया था, तो मैं भी बोला मैं भी सुनता हूँ. तो मैं स्टेज पे ही था, मेरी स्पीच के लिए रेडी था मैं, और वो बात कर रहे हैं पूरी वो फिलॉसफी, एक बड़ी फिलॉसफी बनाई उन्होंने, किस तरह सुदामा ने एक वो चावल का ये पूरा वो सब समझाया पूरा. और फिर बोला कि देखो आपके खीसे में 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 100 रुपया हो, वो आपकी श्रद्धा है. लेकिन जैसे सुदामा ने कृष्ण भगवान को
जो भी था उनकी स्टोरी, मुझे तो पता, ये सब समझ में भी नहीं आता। उसी तरह से आप उस श्रद्धा से इस दान पेटी में कुछ डाल कुछ तो डाल दीजिए। बाद में मुझे पता चला उस गुरुजी के 4 होटल हैं। अच्छा। समझ रहे हैं? तो आज मतलब प्रॉब्लम क्या है कि अभी आप कैथलिक हैं, क्रिश्चियन, वो बोलेगा आपको कि आपको सेलिब्रेट होना, आप प्रीस्ट बन जाओ, फिर आपको लड़कियों के बारे में नहीं सोचना। लेकिन आज सेक्स के जितने बड़े से बड़े स्कैंडल्स पूरे वर्ल्ड में आज तक हिस्ट्री में, पिछले 200 साल की हिस्ट्री में जो सबसे बुरे घिनौने गंदे स्कैंडल, इंक्लूडिंग बच्चों के साथ जो पीडोफिलिया जिसको बोलते हैं, खासकर, यस, वो वेटिकन से आए हैं। एग्जैक्टली। उन्होंने अरबों खरबों रुपए दिए उन लोगों को चुप कराने के लिए, और ये सबको पता है। तो कहाँ की रिलीजन भाई, कहाँ का प्रीस्ट, कौन प्रीस्ट, कैसा प्रीस्ट? ये सब एक विनियर है। आपको विनियर के आगे देखना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, वो एक सिस्टम ऐसे बनाया है कि आपको दुखी होना है। ओके, सिस्टम ऐसा है बिटवीन द पॉलिटिशियन, द प्रीस्ट, ये ओशो भी यही बोलते हैं, सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि आपको दुखी होना है। अब डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, क्योंकि आप डूब रहे हो, आप मर रहे हो। अब क्या करोगे? आपको तिनका दिखा, गुरुजी दिखे, सफेद कपड़े पहने, दाढ़ी है, चलो पकड़ो सारे को, गुरुजी मुझे बचाओ। गुरुजी क्या बचाएगा आपको? जो काम करना है वो आप ही को करना है। जो मेहनत करनी है, तपस करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा सोचना है, अच्छे कर्म करना है, वो आपको करना है। मतलब अगर हम अपनी लाइफ इम्प्रूव करना चाहें, चाहे कोई धार्मिक हो या ना हो, वो स्पिरिचुअल कॉन्डक्ट से कर सकता है। वो भी करने की जरूरत नहीं, अच्छे कर्म करो, बस काफ़ी है। सिंपल। उससे सिंपल क्या होगा? मेरा काम ही यही है। वो लोग प्रवचन देते हैं, संस्कृत के इतने लंबे लंबे श्लोक होते हैं, उसमें फिर इसने ऐसा कहा, उसने गीता में ये था, उसमें मैं तो बोलता हूँ अच्छे कर्म करो और कुछ मत सुनो। क्या करोगे आप? आपके कर्म अच्छे हैं, हाँ, कौन आपका बाल बांका करेगा? बोलो मेरे को, किस में हिम्मत है? कोई हाथ नहीं लगा सकता आपको। विजय, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और लगातार खुद को इवॉल्व भी कर रहे हैं, आपके कुछ ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहेंगे जो लगा कि दिस इज़ रियल ग्रेस ऑफ गॉड? मैं बाइक का बहुत शौकीन है मुझे, ओके। और मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुए हैं कितने? बहुत सारे। अच्छा। अगर आप बाइक की हालत देखेंगे तो आप बोलेंगे ये तो गया। अब अगर ग्रेस ऑफ गॉड नहीं होता तो कैसे बच गया? खरोच तक नहीं आई। खरोच तक नहीं आई एक बार भी। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे मतलब आप गए। मतलब क्या आप बहुत रिस्क लेते थे? क्या आप रिस्क टेक कर रहे हैं हमेशा बाइक्स के साथ? बाइक तो क्या, गाड़ी क्या, मतलब कंट्रोल ही नहीं है स्पीड के ऊपर। अच्छा। एक बार गाड़ी हाथ में आ गई, बाइक हाथ में आ गई तो गए। तो उसके लिए ड्राइवर बहुत ज़रूरी होता है हमारे, हम जैसे लोगों के लिए। तो बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो या एक्सपीरियंस तो क्या, आप लाइफ ही देख लो ना। कहाँ तो ब्रेड खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं होता था, और आज कहाँ पर है, तो वो ग्रेस से ही है ना। एंड मैंने कहीं पर पढ़ा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपने लोकल में भी सामान बेचा है। साबुन बेचता था लोकल ट्रेन में। रियली? जब 14-15 साल का था तब लोग, और एक मार्केट होता था, गांधी मार्केट, कपड़ों का मार्केट था, तो वहाँ के उस मार्केट के बाहर चटाई डाल के लोग साबुन लगा के साबुन बेचते थे। 1 रुपये का एक साबुन होता था। अब वो ग्रेस ही है ना कि आप आज यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। कौन आता है वहाँ से यहाँ तक? कौन आता है? एग्जैक्टली, इट्स अ बिग। और वो भी अनपढ़ आदमी। मैं तो अनपढ़ हूँ, बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ। ये कैसे? पैसे ही नहीं थे पढ़ने के, कहाँ से फीस दें? 12वीं के बाद छोड़ दी। और आज हम लेक्चर देते हैं रियल ग्रेजुएट को, हार्वर्ड ग्रेजुएट आते हैं हमारे पास लेक्चर के लिए। अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि एक सिस्टम है लाइफ का। उस सिस्टम को जो मैंने ऑलमोस्ट पूरा सिस्टम मैंने अपनी बुक देखना आप, दिसंबर में रिलीज़ होगी, बिलियनर्स कोड। वो पूरा सिस्टम मैंने बुक में डाला है कि क्या सिस्टम है कि आप अनपढ़ होकर भी जो हाईएस्ट लेवल के जो एजुकेटेड लोग हैं, आप उनको लेक्चर दे रहे हो। क्या किया आप? उसका रास्ता क्या है, कैसे करना है, सब कुछ है उस बुक के अंदर। कुछ सीक्रेट्स आप शेयर करना चाहेंगे? आप तिब्बतन और चाइनीज़ कल्चर की भी बात करते हैं अपने वीडियोस में। वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग दैट आवर ऑडियंस मे फाइंड वेरी वैल्यूएबल फ्रॉम दीज कल्चर्स? जितने भी कल्चर्स को आप मिला लो, उसका जो एक जो बोलते हैं एसेंस, निचोड़, जो उसका निचोड़ है, वो वही है जो मैंने आपको पहले भी कहा कि आपकी डाइट क्या है,
आपका योगा, आपका हाँ सबसे ज़रूरी सोने का टाइम, उठने का टाइम, सर्केडियन रिदम बोलते हैं उसको इंग्लिश में। उठने का टाइम अगर आपका अमृत वेला नहीं है, अगर आपको लगता है मैं 9 बजे उठना है, मेरी तो नींद नहीं खुलती है, मुझे तो गर्म पानी में ही नहाना है, मैं तो, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास मतलब जिस तरह का घर है, जिस तरह की ऐशो आराम है, मैं महीने में काफ़ी बार ज़मीन पर सोता हूँ इतनी सी चादर डाल के। एक वैराग्य का भाव अंदर कहीं ना कहीं आप में होना चाहिए कि आप, अगर आपके पास गर्म पानी ना हो, क्या आप ठंडे पानी में नहा सकते हो? मैं रोज़ ठंडे पानी में ही नहाता हूँ। कभी कभार बहुत ऐसे रात को थकान हो गई, मतलब 25,000 स्टेप्स चले हमने उज़्बेकिस्तान में, रात को ऐसे लग रहा पूरा बटन टूट रहा, तो एक खाली मेंटल रिलैक्सेशन के लिए गरम गरम पानी में नहा लिया, बहुत रेयरली। नहीं तो अगर 2 डिग्री भी होगा बाहर, बर्फ़ का पानी भी होगा तो उसमें नहाते हैं। वैराग्य है तो अच्छा, नहीं है तो अच्छा, आए की खुशी नहीं, गए का गम नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। That is what Gita also says. गीता इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रुथ। गीता सत्य है, जो गीता में लिखा है वो इतना ब्यूटीफुली लिखा है। अभी मैंने एक रोल किया है ऋषि व्यास का। अच्छा। जो गीतापुरी, जो गणेश जी गीता बोल रहे हैं और ऋषि व्यास, तो वो रोल अभी शूटिंग की पिछले हफ्ते उसकी। तो गीता से बड़ा सत्य क्या होगा? सब कुछ लिखा है उसमें, जो आप सोच भी नहीं सकते, जो जिंदगी की, लाइफ की सच्चाइयाँ हैं, वो सब गीता में है। आपको लगता है कि क्योंकि अब आप एक स्पिरिचुअल रोल भी निभा रहे हैं, तो आपको इस तरह के कैरेक्टर्स ईजिली मिलते हैं या आप ये अट्रैक्ट कर लेते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। मेरे फेस में कुछ ऐसा है कि मुझे ब्रह्मा, ऋषि व्यास, जनक ऐसे रोल भी मिलते हैं, या तो फिर हकानी, टेररिस्ट सीधा, मतलब एक्सट्रीम, हाँ, या तो भगवान या सीधा खून, शैतान। तो वो, लेकिन मैं अपना एज एन एक्टर, मुझे इस बात की खुशी होती है कि एक पूरा एक जो स्पेक्ट्रम होता है एक्टर का, वो पूरा मुझे करने को मिलता है। कि भले कियारा आडवाणी का फादर जो था गुस्से वाला, वो भी किया, जो एक सनी लियोनी का फादर था करणजीत कौर में, प्यार भरा एकदम दिल का अच्छा, वो भी किया। छोटे मियाँ बड़े मियाँ में टेररिस्ट का रोल भी किया। तो मतलब एक पूरा जो एक स्पेक्ट्रम है, हाँ, वो पूरा करने को मिलता है और उसी में मज़ा आता है। और आपका फेवरेट रोल क्या अभी तक रहा है? जनक का रोल, उससे मतलब एज एन एक्टर उससे बेटर रोल क्या हो सकता है? तो परफॉर्मेंस वाइज, अगर आप परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो करणजीत कौर, उसमें जो मैंने परफॉर्मेंस दी है वो मेरी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस। लेकिन एज अ सेटिस्फाइंग रोल बोलो, या एक एक्सपीरियंस बोलो, या अपनी खुद की एक लाइफ जर्नी का जो सबसे बड़ा हिस्सा बोलो, तो वो जनक का रोल। 90s से लेके अभी तक, एक बार फिर मैं इस क्वेश्चन को रिफ्रेज कर रही हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में क्या बदलाव आया है एज एन एक्टर आपके लिए? सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया है कि कास्टिंग अब डायरेक्टर अपने शौक से नहीं करते कि यार ये मेरा दोस्त है, इसको बुला लो, घुसा दो। प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। मुकेश चावला कास्टिंग है, विकी सिदाना है, प्रियता दीक्षित है, इस तरह के बहुत अच्छे बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो बोलते हैं मुझे इस रोल के लिए यही चाहिए, और उनकी प्रोफेशनलिज्म इतनी ज़्यादा है। नंदिनी श्रीकांत है, ऐसे बहुत सारे अच्छे नाम हैं कि कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो, वो उनके विपरीत नहीं जा सकता। अभी भी थोड़ा बहुत तो होगा ही, थोड़ा बहुत ये मतलब एक कंसिडरेशन होता है कि हाँ ये इसका बेटा, ये उसकी बेटी, और वो भी एक बिजनेस कंसिडरेशन है, क्योंकि आपको मालूम है कि इतने तो लोग थिएटर में जाएंगे ये देखने को। तो वो ठीक है, उसमें कोई मतलब मेरे को नेपोटिज्म तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों होगी भाई? आज अगर मुझे मेरी कंपनी में मैनेजर हायर करना है, मैं बाहर ढूंढने जाऊँ कि अपनी बेटी को रखूँ? तो अगर एक्टर ने ऐसा कर लिया तो क्या पाप कर लिया? इसमें बुराई क्या है? या अगर प्रोड्यूसर अपने बेटे को कास्ट करे, आप उसको नेपोटिज्म बोल के उसको बुरा क्यों बोलते हो? क्यों नहीं करेगा? उसका पैसा है ना, आपके पैसे लेके नेपोटिज्म कर रहा है। तो ये मुझे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता। अगर जो कर रहा है तो कर रहे थे उसको। पर जो कुछ अगर नेपोटिज्म की बात करें, जैसे कुछ नए एक्टर्स वो कहते हैं कि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो वो मेरा क्या बैकग्राउंड था? मेरे तो किसी खानदान में किसी ने प्यून का नौकरी भी नहीं की थी किसी स्टूडियो में, मैं कहाँ से घुस गया? तो बात ये होती है आपकी लियाकत पे, आपकी मेहनत पे। लियाकत है तो आपको लोग ढूंढ के आपके पास आएंगे, जब लियाकत नहीं है तो आप घुसो जहाँ पे आपको घुसना, करो जो आपको करना है। हमारे थे एक रिश्तेदार आए थे किसी गांव से,
3-4 साल यहाँ इतनी मेहनत की, इतना कुछ, लेकिन जब नहीं था तो नहीं था, चले गए वहाँ पर। तो बोलने की बात यह है कि नेपोटिज्म एक बहुत ही मिसयूज्ड, अब्यूज्ड वर्ड है। उसमें मुझे तो आज तक, क्योंकि मेरे साथ भी फेवरेटिज्म बहुत हुई कि मुझे ये रोल मिलना चाहिए था और वो उसको मिल गया, तो कोई बात नहीं, उसमें बुरा क्या है। आप जब भी इस चीज़ को नेगेटिवली लोगे और उसको अपने आप को आपके स्पिरिट को आप उसको डाउन करोगे, अपने आप को डिप्रेशन में जाओगे, वो आप ही का नुकसान होगा। कॉन्फिडेंस रखो, नहीं यार आई एम गुड, होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा। और अब देखो, अभी तो एक्टिंग आपने जो मेरी जो बेस्ट काम है एज एन एक्टर, वो तो शुरू भी नहीं हुआ है। येट टू कम, येट टू कम, मतलब अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। आप तो अभी 2-3 साल रुक जाओ, फिर देखो क्या होता है। पता है मुझे कि टैलेंट तो है ना, एक कुछ चल रहा है कि आपको लगता है कि आएगा, वो कॉन्फिडेंस है। ओके, वो कॉन्फिडेंस है कि आएगा, और मतलब इतना बड़ा आएगा कि आप अचंभे में पड़ जाओगे। वो एक तो मैनिफेस्टेशन बोलो तो मैनिफेस्टेशन, इंट्यूशन बोलो तो इंट्यूशन, जो बोलना है बोलो, लेकिन मुझे पता है वो आएगा। हाउ टू मैनिफेस्ट इजीली, सबसे आसान तरीका। जब मैं ट्रेन में साबुन बेचता था, उस समय मुझे पता था कि मैं करोड़पति हूँ, पता था। वो एक ऐसा नहीं था कि काश मैं करोड़पति बन जाऊँ, काश मेरे पास इतना पैसा है, काश मैं फटे हुए कपड़े नहीं पहनूँ, फटे हुए जूते नहीं पहनूँ, काश नहीं होता था, वो दिखता था। मैनिफेस्टेशन का मतलब वही है कि आपको वो दिखता है। अगर आप बोलो कि मुझे पढ़ाई में मैनिफेस्टेशन करनी है कि मैं फर्स्ट आऊँगा, सपोजिंग किसी भी चीज़ को मैनिफेस्टेशन करो, खाली पैसों के लिए नहीं। आप बोलो कि काश मैं फर्स्ट आऊँ, मंदिर जाके आप मन्नत मांग रहे हो, नहीं, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं मैं फर्स्ट ही आऊँगा, मेरे को पता है यार, और वो फर्स्ट आते हैं। बिलीफ, वो स्ट्रांग बिलीफ, उसको हम लोग बोलते हैं, मानते हैं एनर्जी। आपके अंदर से वो जो एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी एक करंट बनाती है, जो एक रियल करंट होता है। वो उस आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसको शिफ्ट करता है, उसको वो आपके अंदर वो पावर है कि उस रियलिटी को शिफ्ट करे। आपकी वो एक साधना कि ये होगा, मुझे पता है ऐसा ही होगा, आपको पता है। अगर आपको शादी करनी है, आपको पता है कि आपकी जो बीवी होगी वो उससे बेटर बीवी हो ही नहीं सकती, आपको पता, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको लगता है जो सबसे अच्छी नहीं है वो मुझे क्यों मिलेगी, सबसे अच्छी ही मिलेगी, और आपको फिर सबसे अच्छी ही मिलती है। मैनिफेस्टेशन यही है उसका, और कुछ कोई सीक्रेट नहीं है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपके अंदर जो एक इच्छा है, वो इच्छा नहीं रहती, वो बिलीफ बन जाती है कि वो ही होगा। मैं इस मीटिंग में जा रहा हूँ, मीटिंग सक्सेस होनी ही होनी है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो आप इस होप से नहीं जा रहे हो यार मैं कुछ अच्छा करूँ, कुछ अच्छा बोलूँ ताकि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट, आप जाते हो बिंदास, मुझे मिलना ही है। वो मैनिफेस्टेशन है। और लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बोलते हैं नहीं यार मुझे मेहनत करनी है, मुझे ये करना है, तो मैंने जो मैनिफेस्ट किया वो होगा। मैनिफेस्टेशन का मतलब ही कुछ और है भैया, बिलीफ है। मैं आज तक जहाँ भी पहुँचा हूँ इसी बिलीफ की वजह से, इसी कारण से पहुँचा हूँ, क्योंकि ये बिलीफ को जब आप एक अच्छे कर्मों के साथ मिला देते हैं तो वो पावरफुल बन जाता है, और यही आपकी एक्चुअल पावर है। आपके कर्म, आपकी बिलीफ, आपका पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये आपको रोड से महल तक ले जाएगा, एक अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाएगा, और ये आपकी लाइफ में आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ, हर एक खुशी, हर एक चीज़ आपको देने को तैयार है। वो आपका वेट कर रहा है। वॉट यू सीक इज सीकिंग यू, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, मैं आपको पहले भी बोला था। बट आर यू रेडी फॉर इट? ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। सबसे बड़ा फाउंडेशन जो होता है, जो आपकी जड़ सक्सेस के लिए, या शोहरत बोलो, सक्सेस बोलो, वो है ईमानदारी। क्या बेईमानी पर आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो श्राप आपको मिलते हैं, जो बद्दुआएं मिलती है, जो हाय लगती है, जो एक नेगेटिविटी जो आती है जब आप लोगों को चीट करते हैं या झूठ बोलते हैं, हाँ, तो वो जब आपको एक आप बह जाते हैं उस सक्सेस में जो आपको बेईमानी से मिली, आपको एहसास नहीं होता कि उसके जो बुरे कर्म हैं उसका परिणाम क्या होगा, और वो बुरे कर्म आपको लगने ही लगने। और कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो बहुत ही बुरे लोग हैं उनका सबसे बड़ा दुख क्या होता है पता है? उनके बच्चे कितने सफ़र करते हैं, क्योंकि वो श्राप डिफ्लेक्ट होकर बच्चों
बच्चों तक चला जाता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप देखेंगे कि बहुत उन्होंने पैसा कमाया, करोड़पति नहीं अरबोपति बन गए, लेकिन उनका दुख, उनका जो घाव है वो उनके बच्चे हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो सफ़र करते हैं, और वो सफरिंग जब कोई माँ बाप अपने बच्चों को सफ़र करते हुए नहीं देख सकता। बीमारियाँ, रिलेशनशिप्स, बहुत बहुत गहरी, मतलब बहुत बुरी सिचुएशन मैंने देखी हैं। तो क्या है कि कर्म कैसा ना कैसे करके आपको दुख देगा ही देगा। आपके अगर कर्म बुरे हैं तो आपको वो नर्क, और मैं ये भी बोलता हूँ कि आपको रिलीजन ये बोलेगा, चर्च बोलेगा, मंदिर बोलेगा कि आप जब स्वर्गवासी हो गए तब आप स्वर्ग में जाएंगे आपके गुजरने के बाद, या नर्क में जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि स्वर्ग और नर्क आपको यहीं भुगतना है, आपके इसी लाइफ में जीते जी आप स्वर्ग देखेंगे, या अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप नर्क देखेंगे। इसका कोई और एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। कर्मा कम्स बैक। हाँ, और अगर ऐसा हुआ कि आपके कर्म बहुत ही बुरे हैं, हाँ, और आपने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई है, आपने बहुत लोगों से बददुआएं ली हैं, तो आपको अगर इस जन्म में वो आपके कर्म बैंक बैलेंस पूरा नहीं हुआ, आप उतना सफ़र नहीं कर पाए, तो आप अगले जन्म में वापस आएंगे वही सफरिंग उसको पूरा करने के लिए, समझ रहे? तो ये जो एक फैक्ट है वो मुझे एहसास हुआ, और जैसे ही एहसास हुआ मैंने एकदम एक फुल अपनी लाइफ को रीसेट कर दिया कि कुछ भी करो। पर ये एहसास क्या कुंडलिनी के ज़रिए आपको हुआ, या कुछ और आपकी लाइफ में हुआ जिसके वजह से आपको ये एहसास हुआ? तो ये ईमानदारी तो प्रकृति में ही थी, मतलब एक फितरत जो होती है आदमी की, इंसान की, वो तो शुरुआत से ही थी। उसी की वजह से मैं इतना सक्सेसफुल हो पाया कि कुंडलिनी हो गई तो 13-14 साल पहले मुझे मिला। लेकिन एक जो बोलते हैं इंग्लिश में प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग, गहराई से जो समझ में जो चीज़ें आने लगी, वो कुंडलिनी योगा की क्रिया, कुंडलिनी योगा की मेडिटेशंस, उस दौरान एक खुलासे होते गए। हाँ, और वो जो एक अनरावलिंग जो होती है, जो एक खुलासा होता है, वो बहुत एक गहरा होता है। वो एक समझ क्लियरली दिखता है आपको कि ये बेवकूफ़ियाँ कर रहे थे हम, हाँ, ये किया, सिगरेट पीते थे 3-3 पैकेट, दारू पीते थे, इतना क्रोध था, इतना लोगों को चिल्लाते थे, और इतने कर्म बनाए। किसी पे चिल्लाओ भी तो वो कर्म हो जाता ना, और हाथ भी उठाता तो मैं, तो वो भी कर्म हो गया, है ना। तो अब वो अज्ञानता थी। अब जब ज्ञान आ गया तो आपको पता है कि ठीक है आपने ये बुरे कर्म किए, तो उसको बैलेंस कैसे करना है। अच्छे कर्म करके करोगे, और क्या है, जो आपने पाप किए हैं उन पाप को धोना तो पड़ेगा ना। तो वो एक जब समझ आ जाती है तो आप करना शुरू करो, कर क्लियर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ा जो एक पाप धोने का जो एक फॉर्मूला है वो पता है क्या है? पश्चाताप। आप जेन्युइनली रिग्रेट करते हो कि मैंने ऐसा किया, उसी में आपका आधा जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है। विजय, हमें ये नहीं पता होता कि हमने क्या किया। मे बी वो शायद किसी पिछले जन्म का हो, या फिर आपको ना याद हो, या कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। देन ऑल्सो यू कैन आस्क फॉर फॉरगिवनेस। नहीं, तो उसके लिए हम लोग स्पेसिफिकली कुंडलिनी योगा उसके काम आता है, क्योंकि कुंडलिनी योगा जो क्रिया जब आप करते हैं तो आपके कर्म जो होते हैं, जो तपस क्या होता है, आप अगर कोई ऋषि मुनि को देखें जो हिमालय में जाके तपस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा नहीं, उनके घर में नेटफ्लिक्स नहीं है, मिस्टर स्टार प्रवाह नहीं है, हाँ, ZTV नहीं देख सकते वो घर बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए। वो क्या बेवकूफ़ है कि जाके मैं हिमालय में बर्फ़ में बैठ के तपस्या कर रहे हैं? तो क्या है कि वो एक सिस्टम है आपके कर्म धोने का, वो तपस करके, इंग्लिश में बोलते हैं सिटिंग इन फायर। हाँ, अगर आपको मैं बोलूँ इस तरह से आप हाथ रखो, तो आप बोलेंगे ठीक है मैं रख सकती हूँ। आप रखोगे, 1 मिनट रखोगे, 3 मिनट रखोगे, 8 मिनट के बाद आपका हाथ दुखना शुरू होगा। उसके बाद भी अगर आपने हाथ नीचे नहीं रखा क्रिया के हिसाब से, जो भी क्रिया है, 15 मिनट में तो आपको आपकी नानी का नाम याद आ जाएगा, जो शायद अभी पता होगा नहीं होगा, लेकिन 20-25 मिनट के बाद आपकी नानी की मदर जो है, आपकी परनानी, उसका नाम भी आपको पता चल जाएगा। इतना मतलब इतना वो एक, तो वो तपस है। और उस तपस के दौरान जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो दिमाग में चेंजेस आते हैं, जो आपकी ऑरा में, आपके चक्रास में जो चेंजेस आते हैं, वो
एक हीलिंग नेचर के होते हैं ओके। और वो आपकी सोल, आपकी ऑरा, आपके चक्रास को हील करता है। तो ये सिस्टम है, बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम है। तो क्या कोई भी कुंडलिनी सीख सकता है या इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी, कोई पात्रता होनी चाहिए? कोई भी सीख सकता है। कोई भी सीख सकता मेरी बेटी 5 साल की थी तभी से मेरी क्लास में आ रही है। अभी भी जब मैंने पिछले हफ्ते बॉम्बे में क्लास सिखा रहा था तो मतलब शी इज ऑलवेज देयर इन माय क्लास। 5 साल से कर रही है और इन्जॉय करती है। है। तो इसमें ये क्या ऑफलाइन ही होना चाहिए या ऑनलाइन भी किया जा सकता नहीं नहीं, ज़्यादा करके तो मेरे क्लासेस ऑनलाइन ही होते हैं। है? ओके। तो मेरा एक कोर्स है जो ऑनलाइन है, तो उसमें आप जब भी जो आपका टाइम शेड्यूल जैसे है वो आप खाली उसको आपको वीडियो ऑन करना है। 120 अलग अलग वर्कशॉप्स हैं और आप जब चाहें उसको आप ऑन करके आप इंस्टाग्राम पे जाके फ़ोन नंबर लेके वहाँ पे आप बोलो मुझे मेंबर बनना है और आप उसको आप कर सकते हो। तो वो मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं मेक्सिको में सिखाया, रशिया में सिखाया, चाइना में सिखाया, प्राग में सिखाया, लंदन में सिखाया। सब बोलते थे अब क्या करें, आप तो जा रहे हो। सब जगह यही होता था कि अभी आप 5 दिन आए तो ये हो गया, वो हो गया, ये चमत्कार हो गया, ऐसा हो गया, ये एहसास हुआ। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे जो बहुत ही लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव था आपके किसी मेंबर के लिए, डिसाइपल के लिए, समथिंग दैट वाज अनइमेजिनेबल? अब 1,500 से ज़्यादा होंगे तो अब कौन सा बताऊँ, आपको सोचना कुछ पड़ेगा। भी एक दो। एक लड़की आई थी एक क्लास में और बहुत ही सुंदर थी। बाद में मुझे पता चला कि एलीट सुपर मॉडल कंपनी है, जो मॉडल ये की किस देश एजेंसी की है, बात है? इंडिया। इंडिया की, ओके। और बहुत टॉप की मॉडल थी इंडिया की। तो जैसे सब आते हैं, 30 जन थे क्लास में, उसने भी क्लास की। 30 में से अक्सर 20-25 बहुत रोते हैं क्लास में, क्योंकि वो हीलिंग नेचर होता है उसमें। ये एक वजह से दुख भरी क्लास नहीं होती, उसमें वो अपने आप पता भी नहीं चलता, आंसू आते हैं और आपका एक डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और तो वो भी रो रही थी और फिर वो चली गई, मैं भी भूल गया। कुछ 8 महीने बाद मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मैं आपकी क्लास की थी कि मेरे को आपसे एक 10 मिनट मिलना है, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ, आप मुझे 10 मिनट देंगे? मैंने हाँ आ जाओ। तो मिले, आई और ऐसे बैठ गई, बोला मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने क्यों? पहले तो भूल गया था, मतलब आप हैं कौन, लेकिन मतलब मैं अपनी वो क्लास की थी 8 महीने पहले, ऐसा हो गया। मैंने अच्छा। तो बोला मैं आपको थैंक यू बोलना था पर्सनली मिल के। मैंने क्यों? बोला कि मेरे पिताजी गुजरे थे और 3 साल तक मैं रोती थी। मतलब अगर मैं शावर ले रही हूँ, नहाते नहाते आंखों से आंसू आ रहे हैं, फिर ठीक हो गए, मतलब तैयार हो गए, ऑफिस में जा रहे हैं, गाड़ी में बैठी हूँ, गाड़ी में रोना शुरू कर दिया। तो वो घाव भर ही नहीं रहा था, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर। लेकिन मैंने जब वो क्लास की, एक क्लास, उसके बाद मेरा रोना बंद हो गया। और ये कितनी देर की क्लास थी? 1.5 घंटा। मेरी क्लास नॉर्मली बस 1.5 1.5 घंटे। घंटे की क्लास में वो इतनी प्रोफाउंड हीलिंग मिली उन्हें। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे, मतलब इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल थे जहाँ पे एक क्लास नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मतलब कि मेरा खुद का एग्जाम्पल देख लो। मैंने एक ही क्लास की थी और उस क्लास आपने में कब की थी और कहाँ मैंने से की थी? आज से 12-13 साल पहले ऋषिकेश में एक क्लास की थी कुंडलिनी योगा की। जब मुझे मतलब जैसे मैं आपसे अब नॉर्मल बात कर रहा हूँ, नॉर्मल मूड में, ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं, कोई दुख नहीं, आए की खुशी नहीं, गए का गम नहीं, मस्त राम ऐसे बैठा क्लास में। जैसे ही करना शुरू किया, 1.5 घंटा कंटिन्यूसली रोया, 1.5 घंटा। लेकिन जब वहाँ से उठा तो ऐसा लगा कि बॉडी में से 4 किलो वज़न कम हो गया और फेस के ऊपर एक चमक थी उस वो क्लास के बाद, जो आप देख के अगर आपको ऐसे लगे कि कोई आदमी ब्यूटी पार्लर से बाहर निकला है। तब मुझे पता चला कि जो हम जिंदगी भर ढूंढते हैं ना, पागलों की तरह, पंजाबी में बोलते हैं कंजर, कंजरा कंजर के जैसे घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, मोह माया में फंस के ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं वो भी नहीं पता। स्वामी दयानंद सरस्वती सेज व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। रूमी आल्सो सेज द सेम। सो ढूंढ रहे हैं। तो वो क्लास करने के बाद पता चला कि ये रास्ता है और यही चाहिए, तो वो समझ आई। तो वो आप, मैं दूसरों का एग्जांपल आपको क्या दूं कि इसके साथ ये हुआ, उसके साथ हुआ। मेरे को देख लो, कहाँ तो 3 पैकेट सिगरेट पीता था,
हफ्ते में 5 दिन रात को लेट, सुबह 4-5 बजे तक जुआ खेलता था, ऑलमोस्ट डेली दारू पीता था। मेरा वज़न, मेरा फेस इतना बड़ा हो गया था, इतना बड़ा तो पेट था मेरा। वो हालत से जब मैंने कुंडलिनी योगा किया, वहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, अब ना तो सिगरेट तो छोड़े 10 साल हो गए, फिर दारू भी बंद हो गई। जो एक लेट नाइट जो होता था, मेरा एक ड्राइवर था जिसका नाम था सावंत, तो 3 ड्राइवर थे, तो 2 ड्राइवर नॉर्मल जो इंसानों का टाइम होता है 10 से 8, वो एक ड्राइवर था भूतकाल में आता था, मतलब जो भूतों का टाइम होता है, वो 7 बजे आता था, सुबह 6 बजे तक काम करता था, क्योंकि रोज रात को पार्टी करते थे। अब मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ, सुबह 4, 4:30, 5 डिपेंडिंग। एक बात है कि आपको कभी भी अलार्म क्लॉक के साथ नहीं उठना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी, जब तक आपकी बॉडी पूरी तरह से हील नहीं हुई है, उसकी हीलिंग होती है। आपकी नींद क्या होता है? हीलिंग। विश्राम नहीं है, विश्राम क्या होता है? हीलिंग होती है। रेस्ट नहीं है, हीलिंग है। आपका लिवर, आपकी किडनी, आपका स्किन, आपकी आंखें, जो भी है, डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है, आपका दिन भर का कचरा वो वहाँ पे साफ होता है नींद में। और अगर आप सोते नहीं है टाइम पे, आपको लगता है वो मैं तो 2 बजे सोई, सुबह 8 बजे उठी, हो गया मेरा 6 घंटा, ऐसे थोड़ी होता है। आपको वो जो REM स्लीप बोलते हैं, वो गहरी नींद आपको 10 बजे के बाद ही मिलती है, रेस्टोरेटिव स्लीप। तो अगर आपको अभी नेटफ्लिक्स देखना है 1 बजे तक, 2 बजे तक, फिर वो अभी मत बोलो अरे मुझे कैंसर हो गया, भगवान ने ऐसा अन्याय किया मेरे ऊपर, मुझे थायराइड हो गया, मुझे डायबिटीज़ हो गया। आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, आपकी गलती है, भगवान को मत उसमें बीच में लाओ, है कि नहीं? तो यही है, अगर आप डिसिप्लिन समझ लो, सिस्टम समझ लो, उसको फॉलो करो, तो आपका स्वास्थ्य, आपकी खुशी, आपकी लाइफ सब सेट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। विजय, क्योंकि आप अब एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, योग सिखाते हैं, तो मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें आप टॉक्सिसिटी पर भी बात करते हैं, टॉक्सिसिटी इन रिलेशनशिप्स, जो आज के टाइम में एक बड़ा क्रूशल मुद्दा है लोगों के, खासकर आज की जनरेशन के लिए, कि बहुत टॉक्सिसिटी वर्क प्लेस में है, रिलेशनशिप्स में है, इवन फैमिलीज़ में भी दिखती है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपनी अंदर की खुद की टॉक्सिसिटी को हील करो, क्योंकि होता क्या प्रॉब्लम है कि मैं देखता हूँ कोई आया मेरे पास, ये टॉक्सिसिटी है, ये प्रॉब्लम है, माँ ने ऐसा किया, पति ने ऐसा किया, बेटी ने ऐसा किया, बेटे ने ऐसा किया, बाप ने ऐसा, वो सब चल रहा है, लेकिन आप खुद दिख रहे हैं, मतलब कचरे के डब्बे हो, आप खुद एक टॉक्सिक बॉल हो, इसके लिए आप वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। एक बात तो ये हो गई कि जो आप कंप्लेन कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, पहले आप अपने आप को देखो, शीशा देखो, आपके कर्म कैसे हैं, आप योगा करते हो क्या, आप खाते क्या हो? एक तो आप खा रहे हो कचरा, पिज़्ज़ा के ऊपर समोसा खाते हो, समोसा के ऊपर वड़ा पाव खाते हो, साथ में कोका कोला भी पीते हो। उसके बाद आपके अंदर जो कचरा है वो दिमाग में, क्या दिमाग का कचरा आपकी ऑरा पे आया, ऑरा का कचरा आपकी ज़िंदगी में फैल गया। सीधा है, सिंपल फॉर्मूला है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब अगर आपका वो हालत है तो आप अट्रैक्ट भी नेगेटिविटी ही करोगे, कचरा ही नेगेटिव आपको अट्रैक्ट होगा। और अगर उसका जो विपरीत है, अगर आपने सत्वा, अगर आपके अंदर सत्वा है तो आपको सत्य की पहचान होगी। आप खुद टॉक्सिसिटी नहीं हो, आपके अंदर टॉक्सिसिटी नहीं है, आप खुद बन गए सत्वा। अब क्या होगा, जैसे ही आपके पास कोई भी किस्म की टॉक्सिसिटी आई, एक तो आपको सेंसिटिविटी होगी, आपको समझ आएगी, आप उस टॉक्सिसिटी को काट दोगे। कोई भी हो, कोई भी हो, आप उस टॉक्सिसिटी को नज़दीक आने ही नहीं दोगे, बिकॉज योर ओन स्पेस बिकम सो सेक्रेड। बट दैट कम्स विद माइंडफुलनेस, राइट? नो, इट कम्स विद सेंसिटिविटी। माइंडफुलनेस से और अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जब अगर आपको एनर्जी समझनी है किसी की, कि अब मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ से बाहर से कोई आदमी आया, उसकी एनर्जी कैसी है, वो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, ईविल है, उसके अंदर ईर्ष्या है, उसके अंदर गुस्सा है, क्रोध है, जो भी है, वो अगर आपको समझना है 1 सेकंड में, तो वो आपको अपने अंदर वो जो सेंसिटिविटी है उसको जागरूक करना होगा, और वो हर एक के लिए पॉसिबल है। लेकिन क्या आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं है, वो आपको देखना। सो बेसिकली जो टॉक्सिसिटी है हमारी रिलेशनशिप्स में, वो पहले हमारे अंदर है और इसीलिए वो बाहर मैनिफेस्ट होती है, राइट? हर एक के अंदर नहीं होती, लेकिन जिसके अंदर है वो तो मतलब किलो के भाव में अट्रैक्ट करते हैं, मतलब वो तो सब जगह से टॉक्सिसिटी आ रही है, घर से बाहर निकलते हैं मार खाना शुरू करते हैं।
और हर एक बुरी चीज़ उनके साथ होती है। मतलब बिल्डिंग से बाहर निकला, टैक्सी ने धक्का मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गया, फिर वहाँ से डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दे दिया, डॉक्टर ने गलत दे दिया उसका, तो वो चलते रहता है। आप उस चक्के में फंस जाते हो नेगेटिविटी का। आई कॉल इट, मैंने इसके ऊपर एक लेख लिखा था किसी न्यूज़पेपर में जिसका नाम था द डांस ऑफ द टू स्पाइरल्स। तो वो जो एक डाउनवर्ड स्पाइरल होता है, जब आप उस चक्के में फंसे हो तो आपके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। उसमें अगर आपने बोला चलो मैं अब योगा शुरू करता हूँ, आप 1 दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, बहुत हो गया तो 3 जाओगे, फिर चौथे दिन बोल के नहीं जाना, क्योंकि वो आपको जो नेगेटिव स्पाइरल है वो करने ही नहीं देगा। और अगर आप उसके विपरीत उसका, अगर आप पॉजिटिव स्पाइरल में हो, अगर मैं कोई बुरा काम करने चला भी जाऊँ तो वो होगा ही नहीं। अगर मैं रात को भी ब्रेक इस अगर आप नेगेटिव स्पाइरल में हैं, हमारी जो ऑडियंस देख रही है, अगर वो इससे आइडेंटिफाई करती है, कुछ ऐसा जिससे वो ब्रेक कर सकें, कैन दे डू इट? तो उसका एक ही आइडिया है, आपको अब जहाँ पर भी हो वहाँ से आप उठो और निकल जाओ। 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने के लिए आप वहाँ से उस जगह से निकल जाओ। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि इस नेगेटिविटी से बाहर आदमी कैसे आए, कि जो एक गलत चक्के में फंसा हुआ है कि बिजनेस भी नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप भी नहीं चल रहे, घर में भी क्लेश चल रहा है पूरा, सब जगह जहाँ देखो डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ऐसा लगता है आत्महत्या कर लूँ। अब वहाँ से बाहर कैसे निकलोगे? आप जहाँ पर हो वहाँ से नहीं होगा, उठो और निकलो। बेसिकली आपको अपना एनवायरनमेंट बदलने की ज़रूरत है, उसी से बदलाव शुरू होगा। वही शॉर्टकट है, वही शॉर्टकट, क्योंकि उसी गंद में बैठकर, उसी कीचड़ में बैठकर, उसी जगह में बैठकर कोई चमत्कार नहीं होने वाला। हो भी सकता है लेकिन चमत्कार नहीं होने वाला, मतलब बहुत रेयर केसेस में होता है। मेरे साथ आप खुद अगर देखने जाओ तो मुझे जब भी ऐसा लगता है कि थोड़ा मैं फंस रहा हूँ, वापस थोड़ा लाइफस्टाइल बोलो या खान पीन बोलो या लेट सोना या लेट, ऐसे कभी भी थोड़ा डाउट आता है, मैं फट करके निकल जाता हूँ। श्रीलंका चले गए योगा करने, या किधर थाईलैंड चले गए मेडिटेशन करने, और वो 5 दिन के बाद पूरे रीसेट हो जाता है। आपका काम वो रीसेट का बटन घड़ी घड़ी, जैसे भी ऐसे लगे, जैसे कि मेडिटेशन में क्या होता है, आप ध्यान करने बैठे, 1 मिनट 2 मिनट के बाद सडनली याद आता है मम्मी को ये बोलना भूल गई, अरे वो उसने ये, वो ऑफिस में ये काम बाकी रह गया, वो सडनली फिर आपको क्या करना है, रीसेट का बटन दबाना है, फिर शून्य में आ जाओ। फिर आप थोड़ी देर के बाद जैसे ही दिमाग भटकना, क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं मंकी माइंड, दिमाग तो आपका बंदर है ही, गधा है, वो तो भागेगा इधर उधर, तो वापस पकड़ के लाओ। तो हेल्थ और वेलनेस और जो एक वेलबींग जो है वो तो आपके हाथ से खिसकता रहेगा, भागते रहेगा। आपका काम क्या है कि जैसे ही आपको दिखा के जा रहा है, पकड़ के वापस लेकर आओ। उसके लिए रीसेट बटन दबाना पड़ता है। जैसे कि हेल्थ रीसेट के लिए मैंने कल अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था कैस्टर ऑयल के ऊपर। तो आप काढ़ा बनाओ, अदरक और सिनेमन का, दालचीनी का काढ़ा बनाओ, 1 गिलास को आप आधा गिलास कर दो, उबाल के उसमें आप 2 चम्मच कैस्टर ऑयल डालो। ये आपको सुबह शाम 2 चम्मच, छोटे चम्मच टीस्पून, ये आपको सुबह शाम 3 दिन करना है। उसके बाद जो भी आपने कचरा खाया वो तो पूरी बॉडी साफ हो गई। हाँ, उसके बाद आपका मन ही नहीं करेगा कि आप वापस कचरा खाओ। ये रीसेट होता है। इसीलिए मैंने रेकमेंड किया कि हर सबको महीने में 1 बार करना ही चाहिए। एकादशी का उपवास करो, वो तो बेस्ट है, उससे बेटर कोई है ही नहीं। जो महा उपवास होते हैं, सबसे बड़ा उपवास वो एकादशी का उपवास होता है। और मैं जो एकादशी का उपवास करता हूँ उसमें 1 दिन पहले उपवास करना शुरू करता हूँ, एकादशी में करता हूँ, और 1 दिन बाद में करता हूँ। मैं 3 दिन करता हूँ। हाँ, उसका जो पारण होता है वो अगले दिन किया जाता है। हाँ, मैंने भी किया। तो उसके बाद आपका जब उपवास खत्म हो गया तो आपको लगता है आप उठ के जाके पिज़्ज़ा की रेस्टोरेंट में जाके पिज़्ज़ा खाओगे? मन ही नहीं करेगा। मन ही नहीं करता। मैं अब एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ क्योंकि मैंने 1 साल किया है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब क्या है, इंडिया में आप भारतीय हो, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपका जो पूर्वजों का जो ज्ञान है, ये आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप उसको नज़रअंदाज करोगे, हाँ, आप बोलोगे नहीं मुझे तो अमेरिकन बनना है, आपको तो वो स्टाइलिश चीज़ें करनी है, कांटे चम्मच से खाना, हाथ से नहीं खाना है। आप बोलोगे मुझे कांटे चम्मच से खाना है, हाँ मुझे ये, तो वो फिर अज्ञानता का कोई इलाज नहीं है। अज्ञानता एक बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी का नाम है अज्ञानता। तो कैंसर में सबसे बड़ी बीमारी है आज की? क्या इग्नोरेंस या अज्ञानता आज की सबसे बड़ी बीमारी है? बिल्कुल, इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि आप क्या है ना कि आपको लगता है कि
क्योंकि हम टेक्निकली देखें या एआई का दौर है तो हम खुद को और एडवांस मानते हैं, लेकिन जब हम नॉलेज की बात करते हैं, विजडम की बात करते हैं, देन आर वी स्लाइडिंग बैक? 100% वी आर रिग्रेसिंग डे बाय डे क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आविष्कार जो मतलब नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स में जो भी चीज़ें बाहर आती हैं, जैसे एंटीबायोटिक का जैसे ले लो आप एग्जाम्पल, मुझे याद भी नहीं है कि कितने साल हो गए, 7, 8, 9 साल हो गए मैंने एक एंटीबायोटिक नहीं खाया। और आप मुझे कुछ भी कर लो, मुझे एक दांत का डेंटल प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने बोला कि ये करने के लिए आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। तो 1.5 साल हो गया मैंने वो दांत का काम कराया नहीं है। मैं बोला मैं एंटीबायोटिक लूँगा ही नहीं। तो ठीक हो गया अपने आप? मतलब इट वॉज अ करेक्शन विच आई हैड टू बी डन, विजडम टूथ निकालना था। तो मैंने बोला मैं नहीं करूँगा, आप एंटीबायोटिक लेने को बोलोगे तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो वो एक डिसीजन है, वो सर दर्द हो रहा है, सर फट रहा है, हाँ तो आप बोले कॉम्बीफ्लाम खा लो। मेरे साथ पूरी लाइफ में एक ही बार हुआ था, पूरी लाइफ में कुछ 2 साल पहले एक दिन ऐसा आया कि सर दुखने लगा और ऐसे लगा कि बस ऐसे फट जाएगा, इतना दुख रहा है, मैं रोने लग गया। मैं मतलब डर से रोता नहीं, मतलब मेरा ऐसे हाथ में कांच लगा, ऐसे वो डॉक्टर ऐसे सुइयाँ मार रहा है इंजेक्शन, मेरे को देख के ऐसे मेरे साथ में जो लोग हैं उनको रोना आ रहा था, मुझे कुछ नहीं होता। मेरा एक जो होता है ना थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, दर्द से सहने की क्षमता बहुत हाई है। लेकिन वो जो सर दर्द मुझे हुआ, मैं रोने लग गया, मेरी बीवी रोने लग गई, बोला कि एक पैरासीटामोल, एक कॉम्बीफ्लाम खा लो या एक सर दर्द की कोई भी गोली ले लो, क्रोसिन ले लो। नहीं, केमिकल मैं बॉडी में नहीं डालूंगा। वही हुआ वो कोविड के टाइम पे, सबने बोला कि जेल चले जाओगे अगर कोविड का वैक्सीन नहीं लिया तो। आपने वैक्सीन नहीं लिया? बिल्कुल नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, नव भारत टाइम में आया, दैनिक भास्कर में आया, 9 न्यूज़पेपर में आया कि मैंने बोला है कि ये स्कैम है, स्कैंडल है। आज बोलो आज किधर है कोविड? बड़ा मास्क लेके घूम रहे थे सब लोग, गायब हो गया, था ही नहीं। नहीं मेरे वो रिश्तेदार गुजर गए, मेरे ये इसका इंतकाल हो गया, मेरे इसका वो मर गए, ऐसा सब सुनने में आता है। क्या था वो? क्या वैक्सीन की वजह से तो लोग नहीं मर गए? वैक्सीन की वजह से आज भी मर रहे हैं, खड़े हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन, बैडमिंटन खेल रहे हैं, 30 साल की उम्र है, गिर गए, मर गए, सीधे हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचे, उधर का उधर ही ड्रॉप डेड। क्या हो गया? तो बोलने की बात क्या है कि बाहर से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत होते हैं। मेरी बेटी थी जब 1.5 साल की, तो मैं जब घुसा रूम में तो देखा मेरी वाइफ जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर डाली थी। मैंने ये क्या है? तो बोलती ये क्या है? जॉनसन एंड जॉनसन में। मेरा नहीं। तो मेरी बीवी मेरे को बोलती तुम पागल हो गया, पूरी दुनिया डालती है। मतलब पूरी दुनिया भले डाले, मेरी बेटी पे नहीं डालोगे। तो थोड़ा झगड़ा हुआ, थोड़ा ये हुआ, थोड़ा वो हुआ, चिल्लम चिल्ली हुई कि सब करते हैं। आज देखो 1,500 करोड़ अब तक दिया है जॉनसन एंड जॉनसन ने, कंपनी ने, और अभी भी चालू है क्योंकि उन लोगों को कैंसर हुआ यूएस में। और यूएस में तो ये एक केस हो भी गया, इंडिया में तो शायद आप इसकी उम्मीद भी ना करें। तो आज आपको पता है ना कि कैंसर होता है। अभी लिस्ट्रीन है, हाँ आप लिस्ट्रीन माउथवॉश लो। मैंने एक बार लिया, खरीदा, डेट पे जा रहा था, नई गर्लफ्रेंड थी, आज से 40 साल पहले। एक बार लिया, फेंक दिया पूरी बोतल, मैंने नहीं चाहिए मुझे। एक इंट्यूटिव भी होता है, मैं आपको क्या बोला, मैं बहुत समझदार नहीं हूँ, इंटेलिजेंट नहीं हूँ, इंट्यूशन है। वो जैसे ही लिस्ट्रीन मुंह में डाला, थूक दिया, मैंने नहीं चाहिए मुझे। तो अगर ये समझ आप में आती है और आप अगर अज्ञानता से भागते हो दूर ज्ञान की तरफ, तो ज्ञान भी आपकी तरफ आएगा। लेकिन वो समझ होनी चाहिए, वो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ ये मार्ग है, ये ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग अज्ञानता में खुश हैं। विजय, एक और मुद्दा जो है वो है स्ट्रेस का, और मेडिकल साइंस भी अब मानती है कि ज़्यादातर बीमारियों के पीछे स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है हमारे अंदर। हाउ टू बैटल विथ स्ट्रेस? कैसे आज, क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत ज़िंदगी में भाग दौड़ है, लेकिन इसके बावजूद आप स्ट्रेस को कैसे डील करें, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? स्ट्रेस केमिकल्स होते हैं अलग अलग टाइप के आपकी बॉडी में, और वो केमिकल जब बैलेंस से बाहर हो जाते हैं तो आपको स्ट्रेस का महसूस होता है, कि स्ट्रेस का एहसास होता है। और वो केमिकल को कंट्रोल में रखने के लिए आपको एक सात्विक जीवन व्यतीत करना होगा। और सात्विक जीवन जो खाना जो होता है, भोजन,
वो आपको, अगर आप एक सिंपल सात्विक खाना खाएंगे और सपोजिंग आपने अल्कोहल बंद कर दिया, स्मोकिंग बंद कर दी, नॉनवेज तंबाकू, बंद जो कर बुरी, दिया। जो भी, नॉनवेज से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ, आपने एक्सपीरियंस किया ये? पहले आप लेते थे? मैं अभी भी नॉनवेज खाता हूँ, ओके। लेकिन मेरा नॉनवेज इतना मतलब ऐसे डेली नहीं है। मतलब मैं हफ्ते में एक दिन खाया, नहीं खाया, जब मन किया तो खाता हूँ। एक बात ये भी आपको समझना है कि हर एक चीज़ छोड़ने का एक समय आता है और वो ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। अगर आपको किसी पुजारी ने बोल दिया या किसी रिलीजियस टेक्स्ट में आपने पढ़ लिया कि ऐसा करो, और आप बोलेगे ओ वहाँ पे तो लिखा है ये करने से पाप होता है, ये किया तो वैसा होगा, नहीं, जब तक आपको खुद एहसास नहीं होता मत करो। अंदर से आवाज़ नहीं आई? अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी के कहने पे कि ये करने से पाप होता है, तो आपने बोला ठीक है मैं अंडा छोड़ रहा हूँ, हाँ, लेकिन आप जैसे ही बैठे हो, कोई और ऑमलेट खा रहा है तो आपके मुंह में पानी आ रहा है। आप अपना सलाद देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है ये क्या कर दिया मैंने, मतलब मुझे खाना है, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। तो वो जो मन मारना है, मेरे लिए वो सबसे बड़ा पाप है। दैट अप्लाइज टू स्वीट्स आल्सो? स्वीट तो नॉनवेज से भी ज़्यादा जहरीला है। मतलब जो आपको जहर जो बोलते हैं, जहर, तो जहर में खाली इतना ही फ़र्क है कि आपने प्योर जहर लिया तो आप आधे घंटे में मर जाओगे, ठीक है। शुगर आपको आहिस्ता आहिस्ता मारेगा, लेकिन शुगर आपको अंदर से खोखला करेगा ही करेगा, ज़रूर करेगा। स्लो पॉइजन? स्लो पॉइजन 101%। आपको मिठाइयाँ भी खानी है, हाँ, आपको वो चॉकलेट भी खाने हैं, आपको चाय में भी 4 चम्मच चीनी डालनी है। तो वही बात, वो अज्ञानता की आ जाती है। दुबई में एक योगा स्टूडियो है जहाँ पे मैं सिखाता था। तो 1 साल के गैप के बाद जब मैं गया, तो वो जो ओनर है, उसकी जो लड़की थी 24-25 साल की, जो सामने से आई, तो जैसे ही उसने मेरे को हाय बोला, तो मैंने उसको बोला यू स्टॉप हैविंग शुगर, मतलब You could make it out. तुमने शक्कर खाना बंद कर दिया। तो शॉक हो गई, बोला हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता? मैं तेरे चेहरे पे दिख रहा है, कैसे? मतलब कुछ थोड़ा चमक बताइए। आती है। अच्छा। आपको सुंदर दिखना है, आप जाते हो ब्यूटी पार्लर, है ना। मैं ब्यूटी पार्लर में करूँगी, मेकअप करूँगी, ब्यूटी पार्लर में फेशियल करूँगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। कर्म अच्छे करो, शक्कर बंद करो, तेल लगाओ मुँह पर, बस इतना ही करना है आपको। देखो कितना सुंदर दिखते हो आप। अच्छे कर्मों से जो सुंदरता आती है, जो एक नूर आता है फेस पे, वो अलग ही होता है, आकर्षित होता है, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, मोस्ट पावरफुल अट्रैक्शन होता है। बिकॉज इट कम्स फ्रॉम विद इन, राइट? थैंक यू सो मच विजय, इतनी सारी चीज़ों पर खुलकर बात करने के लिए। मुझे बड़ा मज़ा आया और मुझे यकीन है कि जो लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज माई प्लेजर टू बी हियर रिचा। मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करनी है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनमें से ज़्यादातर 97% व्यूअर्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी हिम्मत और हौसला और बढ़ेगा आपके लिए और अच्छा और बेहतरीन कंटेंट बनाने में। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।